गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की हमारी जो क्लास है बहुत स्पेशल क्लास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी के पास नोटिफिकेशन होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। हमारे इंस्टीट्यूट सिविल स्टेप आईएएस ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है सर्वाधार। ये इनिशिएटिव उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करना चाहते हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को ये इनिशिएटिव टारगेट करता है। जो भी स्टूडेंट्स कोचिंग ले रहे हैं या जिनकी कोचिंग कंप्लीट हो गई है, वो स्टूडेंट्स के लिए ये जो इनिशिएटिव है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपके लिए ही है, राइट। यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, हमारे डे वाइज सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है। सो आज है डे 3 यानी कि वेडनेसडे है, और आज हमारा जो डे है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, राइट। सो आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पिछले वीक में जितने भी करंट अफेयर्स जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्लस हम उसी में से एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। और अगर उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई एमसीक्यू ऐसा है, कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, उसे भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो चलिए शुरू कर लेते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, हमारे जो करंट अफेयर होंगे उनका जो सोर्स है, यानी कि जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उनके जो सोर्स हैं, आपका द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, पीआईबी, डाउन टू अर्थ एंड इकोनॉमिक टाइम्स है, योजना, कुरुक्षेत्र और पीआरएस। ये हमारे सोर्सेज रहने वाले हैं, यहीं से हमने टॉपिक्स को कवर किया है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी हमारे पिछले वीक में यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। सो यहाँ हम देख लेते हैं, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रीलिम्स का। आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स को कवर किया जाता है। डिफेंस है, राइट, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है। सो ये जो टॉपिक है हमारा, ये डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। क्या है फर्स्ट टॉपिक, एक्सप्लेन द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस which include Iran-backed groups like Hamas and Hezbollah, right? So यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। आपने अगर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया है, एनालिसिस किया है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कम से कम 4 से 5 सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं कि एक टर्म दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और वहाँ पर आपको सॉल्व करने को बोला जाता है। सो हमें यहाँ पर देखना ये है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। आपको पता है पीछे 31 जुलाई को हमास के लीडर को एयर स्ट्राइक में असैसिनेट कर दिया गया था यहाँ पर। सो उसी से रिलेटेड ये न्यूज है, राइट। देख लेते हैं, हमास लीडर इस्माइल हनिया इनका नाम था जिनको असैसिनेट किया गया। इस्माइल हनिया वॉज असैसिनेटेड इन एयर स्ट्राइक। आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है किस में इनको असैसिनेट किया गया था। सो एयर स्ट्राइक इन तेहरान, कहाँ पर, तेहरान में। आपको पता है तेहरान इज द कैपिटल सिटी ऑफ ईरान, राइट। तेहरान में in early hours of Wednesday 31st July, and although Israel has not claimed the responsibility for Hania's killing, यानी कि इसराइल ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर अभी तक नहीं ली है, बट हमास एंड ईरान हैव ब्लेम्ड इसराइल फॉर द स्ट्राइक एंड प्रॉमिस्ड मेजर रिप्रिकॉशंस। यानी कि जो हमास हैं जिनके लीडर को यहाँ पे असैसिनेट किया गया है, सो ये जो ग्रुप है हमास और ईरान ने ये ब्लेम इसराइल के ऊपर ही डाला है, लेकिन ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसराइल ने अपना ली नहीं है अभी तक। देख लेते हैं आगे, यहाँ पर हम देखेंगे जो हमास लीडर हैं उनका नाम इस्माइल हनिया, जो कि अभी हमने देखा था, वॉज असैसिनेटेड इन एयर स्ट्राइक। देखो कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको उसका नोट्स बनाने पड़ेंगे, की नोट। वैसे हमारी जो क्लास रहने वाली है ये बहुत ज़्यादा एकदम फैक्चुअल एंड फैक्ट बेस्ड क्लास रहेगी, और ये एक तरीके से आपके लिए नोट्स का ही काम करेगी, क्योंकि कोई भी यहाँ पर ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो कि आपको ओवर बर्डन करे, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं, स्ट्राइक इन तेहरान एंड एक्सपर्ट्स बिलीव दैट ईरान कुड हाइक अप अटैक्स अगेंस्ट द इजराइल थ्रू इट्स अलाइज एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, हमें इसके बारे में अभी यहाँ पर जानना है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए, ये इसका मैप है। अब हम ईरान की बात कर रहे हैं, इराक, इजराइल,
राइट। एंड यहाँ पर हम हमास की बात कर रहे हैं, ये है ईरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान। सो यहाँ पर इनको असैसिनेट किया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है सीरिया, ये आप बाउंड्री, ये आपका ज्योग्राफी में काम आ सकता है, इसको भी देख सकते हैं। ये जो ग्रुप है हमास, ये गाजा स्ट्रिप को गवर्न करता है, राइट। आगे देख लेते हैं। सो अबाउट एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। सो इट इज अ कोalition ऑफ इरानियन बैक्ड ग्रुप, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके के स्टेटमेंट्स हमारे एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और वन मोर थिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी स्टूडेंट अपनी तैयारी न्यू शुरू कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं पहले से, उनको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करना, सॉल्व करना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से आपको ये पता चलेगा कि हमको अपनी तैयारी को किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है। एंड द कोalition नेम इज सेड टू बी इंस्पायर्ड बाय द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश यूज ऑफ टर्म्स एविल, एक्सेस ऑफ एविल, यानी कि ये जो टर्म आया है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ये कहाँ से आया है, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उन्होंने एक टर्म दिया था एक्सेस ऑफ एविल, यानी कि बुराई की धुरी, इसी से प्रेरित होकर ये नाम लिया गया है। एंड ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया, यानी कि रेफरिंग टू, जो कि ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को रेफर करता है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। एंड यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई वो देख लेते हैं। सो द रूट्स ऑफ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की धुरी, ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, इसके रूट्स जाते हैं कहाँ पर, ईरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 1979 में। 1979 में ईरान में क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुई थी, वहाँ पर इसकी जड़ें जाती हैं। एंड विच वे paved the way for radical Shia Muslims clears to come to the power। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो सिया मुस्लिम्स थे उनका सत्ता में आने का मार्ग इससे प्रशस्त हो गया था, मार्ग यहाँ से बन गया था। अनदर रीजन, दूसरा क्या कारण था फॉर दिस, वॉज टू डिटर थ्रेट्स फ्रॉम इजराइल एंड यूएस, यानी कि अमेरिका और इजराइल से खतरों को रोकना भी इस ग्रुप का एक दूसरा कारण था, इसकी वजह से भी ये ग्रुप बना। ईरान हैज़ सीन इजराइल्स क्रिएशन इन 1948, ईरान ने देखा था किस तरीके से इजराइल का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था, क्रिएशन हुआ था 1948 में, एज अ मीन्स फॉर द यूएस एंड द वेस्ट टू द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजन फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। और उन्होंने इस चीज़ को ऐसे लिया कि ये जो क्रिएशन हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका के अपने हित शामिल हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एंड ये जो ग्रुप्स की हमने बात की पीछे, जैसे हमास है एंड हिजबुल्ला है, ये क्या है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो जो हिजबुल्ला ग्रुप है ये सिया यानी कि साइट्स मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड जो हमास है ये पैलेस्टाइन सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है जो कि गाजा में गवर्न करता है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये करंट में न्यूज़ में है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ से सवाल आने की, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आए या फिर आपका ज्योग्राफी में आए, मैपिंग से रिलेटेड सवाल भी आ सकता है। क्लियर। एंड पैलेस्टाइन इजराइल इस्लामिक जिहाद क्या है, जिसे हम PIJ बोलते हैं, ये एक सुन्नी इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है पैलेस्टाइन। अब देख लेते हैं हौती के बारे में, बहुत बार न्यूज़ में सुनने को मिलता है हौती, है ना। सो ज़्यादी सिया मिलिटेंट ग्रुप है जो कि यमन में है, ये है यमन में। हमास कहाँ पर है, गाजा में है। एंड ये आप जब बात करते हैं पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद की, सो ये कहाँ पर है, ये पैलेस्टाइन में है, राइट। आगे देख लेते हैं। इट इज़ अ पैलेस्टाइन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम हमास के बारे में बात कर रहे हैं। हमास के लीडर को अभी असैसिनेट किया गया है एयर स्ट्राइक में, कहाँ पर, तेहरान में। एंड तेहरान इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ ईरान, राइट। सो हमास क्या है ये भी देख लेते हैं। ये एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ का, पैलेस्टीनियन, करेंटली गवर्न्स इन द गाजा स्ट्रिप। और अभी ये जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ पर ये गवर्न करता है। आपने इजराइल, सीरिया, गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स, ये मैपिंग जब अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी में की होगी तो आपको आई होप ये लोकेशन पता होंगी, राइट। गाजा स्ट्रिप को गवर्न करता है। एंड इट टुक कंट्रोल इन 2007 आफ्टर द वोन इलेक्शन एंड देर द ईयर बिफोर, यानी कि 2007 में इसने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा और ये जीते, तभी से गाजा स्ट्रिप में ये गवर्न करते हैं। सिंस देन, तब से लेकर के अभी तक यहाँ पर देर इज़ नो इलेक्शन हैव बीन हेल्ड, कोई भी इलेक्शन यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है। सो अभी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध की धुरी के बारे में आपको निम्नलिखित में से यहाँ पर विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये दो कथन हैं, इनके बारे में आपको कंसिडर करना है। इट इज़ द कोalition ऑफ इरानियन बैक्ड ग्रुप, क्या ये ईरानियन बैक ग्रुप का एक संगठन है? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा, हमने अभी पढ़ा पीछे। एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा है द रूट्स ऑफ द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस गो बैक टू द इरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 1979 एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? सो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है, आंसर होगा हमारा सी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, राइट? आंसर हमारा है सी। क्लियर? तो इस तरीके से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देख लेते हैं हम लोग आगे। आज का हमारा जो सेकंड वो है करंट है न्यूज़ है, वो है व्हाट आर द वैम्पायर स्टार्स, यानी कि वैम्पायर स्टार्स क्या हैं। ये जो न्यूज़ है ये हमारी PIB की न्यूज़ है एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको पोस्ट किया था। क्या न्यूज़ है? जो एस्ट्रोसेट है एक्सपोजेज द मिस्ट्री ऑफ वैम्पायर स्टार रेजुविनेशन, यानी कि आपको पता है एस्ट्रोसेट के बारे में। एस्ट्रोसेट एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है एंड एक्सपोजेज द मिस्ट्री ऑफ वैम्पायर स्टार ऑफ रेजुविनेशन, जो कि वैम्पायर स्टार के रेजुविनेशन को किस तरीके से वो अपनी स्टेज को रेजुविनेट कर रहा है, दोबारा से यूथ स्टेज को प्राप्त कर रहा है, इसके बारे में एक्सपोज किया है किसने? एस्ट्रोसेट ने, राइट? जो कि एक सैटेलाइट है। And researchers have made the groundbreaking discovery of a vampire star in the star cluster M67 located in the constellation Cancer, यानी कि ये जो वैम्पायर स्टार है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कॉन्स्टलेशन कैंसर में, यानी कि जो कर्क राशि तारामंडल है वहाँ पर ये स्थित है। और इसको जो नाम दिया गया है स्टार क्लस्टर को, क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है M67 स्टार क्लस्टर को, जो कि स्थित है कॉन्स्टलेशन कैंसर में, कर्क राशि तारा समूह में। that has been rejuvenating its youth by sucking up material from companion, यानी कि ये जो स्टार है ये अपने जो पड़ोसी दूसरे स्टार्स हैं उनके मटेरियल को सक करके अपने यूथ स्टेज को दोबारा से रेजुविनेट कर रहा है, दोबारा से ये प्राप्त कर रहा है। ये हमारा यहाँ पर न्यूज है। एंड द स्टडी प्रोवाइड्स रेयर इंसाइट इनटू द बाइनरी स्टार एवोल्यूशन प्रोसेस एंड प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट मिसिंग लिंक टू द रेजुविनेशन इन दीज स्टार्स, यानी कि ये बहुत ही एक रेयर न्यूज़ है और ये बहुत ही रेयर डिस्कवरी है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्लियर? यहाँ पर आप देखिए ये है वैम्पायर स्टार, इस तरीके से ये दिखता है। देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस वजह से ये न्यूज़ में है। सो रिसर्चर्स हैव मेड द ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ऑफ वैम्पायर स्टार इन क्लस्टर M67, और ये जो स्टार क्लस्टर है M67 ये एक स्टार क्लस्टर है, राइट? ये क्या है? ये है एक स्टार क्लस्टर। और ये कहाँ पर है स्टार क्लस्टर? ये जिसको नाम दिया है M67, और ये है कॉन्स्टलेशन कैंसर, यानी कि कर्क राशि तारा समूह में है। हैज बिन रेजुविनेटिंग इट्स यूथ बाय सकिंग अप मटेरियल फ्रॉम द कैंपेन, यानी कि अपने जो पड़ोसी हैं, जो पड़ोसी तारा स्टार्स हैं उनसे मटेरियल को शक करता है और उसके द्वारा ये अपनी यूथ स्टेज को दोबारा से रेजुविनेट कर रहा है। क्लियर? आगे देख लेते हैं। इस तरीके से ये मटेरियल को शक करता है जो इसके पड़ोसी यानी कि जो इसके साथी स्टार्स हैं उनसे। देख लेते हैं हम लोग आगे। अभी जान लेते हैं वैम्पायर स्टार के बारे में कि ये है क्या चीज़ जिसके बारे में डिस्कवरी हुई है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो दीज आर नोन टू एस्ट्रोमर्स एज अ ब्लू स्ट्रगलर स्टार्स, इनको ब्लू स्ट्रगलर स्टार्स या BSS भी कहा गया है। एंड आर आइडेंटिफाइड इजीली इन स्टार क्लस्टर्स, और जो स्टार क्लस्टर्स हैं वहाँ पर इसको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मतलब कि देखा जा सकता है। एंड दीज स्टार्स फाउंड इन क्लस्टर्स अपीयर्स यंगर देन देयर नेबर्स एंड डिफाइंग सिंपल मॉड्यूल्स ऑफ स्टार एवोल्यूशन। ये जो स्टार है स्टार वैम्पायर स्टार, ये बहुत आसानी से अपने पड़ोसी तारों के साथ में पहचाना जा सकता है, स्टार्स के साथ में, और ये बहुत ज़्यादा यंग दिखता है अपने नेबरिंग स्टार्स की अपेक्षा। ठीक है? एंड दे आर ऑल्सो नोन एज सिम्बोटिक बाइनरी बिकॉज दे आर नॉर्मली इन द पेयर्स। एक और चीज़, ये जो हैं इनको सिम्बोटिक बाइनरी में के रूप में इनको जाना जाता है। वजह क्या है इसकी? बिकॉज नॉर्मली ये पेयर्स में होते हैं, आपने पीछे यहाँ पर देखा भी था।
and the sucking stars, when it has consumed a large amount from its victim, will become the blue stars, also known as the blue struggler. एक और चीज, इसको हमने यहाँ देखा कि ब्लू स्ट्रगलर कहा जाता है. क्यों ब्लू स्ट्रगलर कहा जाता है? क्योंकि जब ये अपने नेबरिंग स्टार से मटेरियल को शक कर लेता है और उसे कंज्यूम करता है, तो ये एक बड़ा अमाउंट, बड़ा स्टार बन जाता है, एंड इट्स विक्टिम विल बिकम ब्लू स्टार, राइट, एंड नोन एज द ब्लू स्ट्रेंजल. और ये जब बड़ा हो जाता है तो ब्लू कलर का दिखता है, इसीलिए इसको ब्लू स्ट्रगलर स्टार भी कहा गया है, या फिर BSS भी कहा गया है. अब कुछ रिसर्च के हाइलाइट्स हैं, उनको जान लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है, और स्पेशली जब बात UPSC की होती है, तो आप ये मान के मत चलो कि स्टेटमेंट बिल्कुल सीधा सीधा दे दिया जाएगा आपको, है ना. तो हमको क्या करना है, जो करंट अफेयर हमें पढ़ना है अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कर रहे हैं, हमको बिल्कुल मल्टी डायमेंशनली उसको कवर करना है कि स्टेटमेंट हमारा कहीं से भी आ जाए, लेकिन हमको पता होना चाहिए, है ना. और एक और चीज़, ये सारी चीज़ें रिवीजन करने से आती हैं. हम जो यहाँ पे क्लास करेंगे, आप जब कंटिन्यू इसका रिवीजन करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे, जब आपका एग्जाम होगा जून में, जब आप एग्जाम में बैठेंगे 2025 में, तो इन क्लासों का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है. क्लियर? यही इसका इनिशिएटिव जो सर्वाधार है, यही इसका उद्देश्य है. And scientists studied the surface composition of vampire star in M67 called WOCS 9005 and open cluster constellation Cancer. यानी साइंटिस्ट ने स्टडी किया है किसको? वैम्पायर स्टार के जो सरफेस है उसके कंपोजिशन को, और इसको क्या नाम दिया है? M67. और ये जो M67 स्टार क्लस्टर है, इसको बोला गया है WOCS 9005. इसको बोला गया है ओपन क्लस्टर. कहाँ पर? जो कर्क राशि तारा समूह है वहाँ पर. एंड सेकेंड यहाँ पर हमारा हाईलाइट है, दे डिस्कवर्ड दैट WOCS 9005 जो एटमॉस्फेयर है इसका, वो यूनिकली रिच इन हैवी एलिमेंट्स सच एज बेरियम एंड लिथियम एंड द लेंथनम. इनसे ये एक हैवी एलिमेंट्स हैं आपके, और इनसे रिच एटमॉस्फेयर है WOCS 9005S का. सो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है. क्लियर? एंड थर्ड वन है, दीज एलिमेंट्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद मच ओल्डर मोर मैसिव स्टार्स इन देयर फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ. ये जो एलिमेंट्स हैं टिपिकली कब एसोसिएट होते हैं? ये किसी तारे के साथ जो कि ज़्यादा पुराना होता है, एंड मोर मैसिव स्टार्स इन देयर फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ, अपने लाइफ के अंतिम चरण में जब होता है तो वहाँ पर ये उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं. हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेरियम, लिथियम और लेंथनम की, राइट. अब जान लेते हैं स्टार क्लस्टर के बारे में. अभी हम देख रहे थे M67 जो एक स्टार क्लस्टर है, उसमें आइडेंटिफाई किया गया है इसको, वैम्पायर स्टार को. सो स्टार क्लस्टर क्या है ये देख लेते हैं. Star cluster are groups of stars that share an origin, formation and roughly the same time and location and are tied together by gravity for up to millions or even billion of the year. यानी कि जो स्टार क्लस्टर्स हैं ये तारों का ऐसा समूह होता है जो कि सेम चीज़ शेयर करते हैं. क्या? इनकी उत्पत्ति भी एक जगह हुई होती है, फॉर्मेशन एक जैसी हुई होती है, एंड रफली टाइमिंग भी इनकी सेम ही होती है, और लोकेशन भी सेम होती है, और ये ग्रेविटी से बंधे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, और ऐसा हुआ होता है मिलियंस और बिलियंस ईयर्स में, राइट. सो इसको हम बोलते हैं स्टार क्लस्टर्स, जिनकी फॉर्मेशन, लोकेशंस एंड ओरिजिन सब कुछ सेम टाइप का रहता है. क्लियर? आगे देख लेते हैं. एक और चीज, जब हमने बात की थी कि वैम्पायर स्टार्स को आइडेंटिफाई किया गया है किसके द्वारा? एस्ट्रोसैट के द्वारा. तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एस्ट्रोसैट के बारे में जान लेते हैं. सो देख लेते हैं एस्ट्रोसैट के बारे में, जो कि एक सैटेलाइट है. यहां पर देखते हैं, इट इज इंडियाज एस्ट्रोसैट. एस्ट्रोसैट जो एस्ट्रोसैट है, इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी. यानी कि एस्ट्रोसैट भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है. ये आपको ध्यान रखना है. इसी तरीके के स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, और मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोग जरूर देखें. उससे आपको ना एक अंदाजा हो जाएगा. जो भी न्यू स्टूडेंट हैं और जो पुराने हैं उनको तो ये बात पता ही होगी, और नहीं पता है तो आप लोग भी देखिए. क्लियर?
इसका उद्देश्य क्या है एस्ट्रोसैट का? एम्ड एट स्टडिंग सेलेस्टियल सोर्सेज इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड साइमल्टेनियसली, यानी कि एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड को एक साथ साइमल्टेनियसली ये सेलेस्टियल सोर्सेज में इसका अध्ययन करता है। क्लियर? एक और चीज, जो एस्ट्रोसैट है विद लिट ऑफ मास ऑफ 1550 यानी कि 1515 किलोग्राम का वजन लेकर के एस्ट्रोसैट गया था, लॉन्च किया गया था। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? बाय इंडियन लॉन्च व्हीकल PSLV। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के द्वारा एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया गया था। और जब इसको लॉन्च किया गया था उस समय पर कितना वेट लेकर के ये गया था? 1515 किलोग्राम, राइट। दूसरी चीज, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था? लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, ऑन September 28, 2015, यानी कि ये 2015 में लॉन्च किया गया था 28 सितंबर को। पुरानी बात है, लेकिन अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि वैम्पायर स्टार की वजह से इसी ने वैम्पायर स्टार को आइडेंटिफाई किया है। इसी तरीके से क्या होता है कि हमको कनेक्ट करके पढ़ना होता है ना। आपको लगेगा ये तो बहुत पुरानी बात है और यूपीएससी यहीं से सवाल पूछ लेगा, हो सकता है वो वैम्पायर स्टार से सवाल ना पूछे और एस्ट्रोसैट से सवाल पूछ ले। सो ये भी हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर। इनटू 650 किलोमीटर ऑर्बिट इंक्लाइन एंगल ऑफ 6 डिग्री टू द इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा से लगभग 6 डिग्री के कोण पर इसको लॉन्च किया गया था। और डिस्टेंस इसकी जहाँ पर ये स्थापित है ऑर्बिट में 650 ऑर्बिट में ये प्लेस्ड किया गया है इसको, एस्ट्रोसैट को। क्लियर? क्लियर है? आगे देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जो इस से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत बार एग्जामिनेशन में एग्जाम के प्रेशर की वजह से ना छोटे छोटे ह्यूमन एरर हो जाते हैं। और वो ह्यूमन एरर क्या होता है? जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो सही पढ़ रहे होते हैं, बट हम ये वाली लाइन कई बार सही नहीं पढ़ पाते हैं कि इसमें सही पूछ रहा है या इसमें गलत पूछ रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत नोटिस करके पढ़ना है। इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। देख लेते हैं। अबाउट वैम्पायर स्टार्स आर also known as symbiotic binary because they are normally in pairs। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा। एंड सेकंड है एस्ट्रोसैट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी aimed at studying celestial sources in X-ray, optical and UV spectral bands simultaneously। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। सो आंसर हमारा कौन सा होगा? आंसर होगा हमारा बी। आंसर होगा बी, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। ओके, सो हमारी जो आज की थर्ड न्यूज़ है, थर्ड हमारा जो करंट अफेयर है, अगेन डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और ये सोर्स है इसका बिजनेस स्टैंडर्ड, यानी कि हमने इसको बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया है। क्या न्यूज़ है? इंडियन नेवी सबमरीन INS शाल्की, यानी कि जो INS शाल्की है अराइव्स इन कोलंबो फॉर फॉर्मल विजिट्स। ये कोलंबो पोर्ट पर गई है फॉर्मल विजिट के लिए। यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं। एक और चीज यहाँ देख लेते हैं। ड्यूरिंग सबमरीन्स स्टे कोलंबो एंड पर्सनल ऑफ द श्रीलंका नेवी आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द सबमरीन टू टेक पार्ट इन एन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन इट्स ऑपरेशनल फीचर, राइट। देखते हैं INS शाल्की के बारे में। सो व्हाट इज INS शाल्की? कॉन्टेक्स्ट इसका हमें पता है कि कोलंबो पोर्ट पर ये विजिट के लिए गई है। इंडियन नेवल सबमरीन है INS शाल्की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अराइव्ड एट द पोर्ट ऑफ कोलंबो फॉर द 2 days फॉर्मल विजिट। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। तो इस तरीके की जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो भी हमें ध्यान में रखनी होती है, राइट। अबाउट शाल्की के बारे में जान लेते हैं। INS, सो इट इज शिशुमार क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। बहुत बार ये क्लास पूछी जाती है कि ये कौन सी क्लास की है? शिशुमार क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। एंड इट इज ऑल्सो द फर्स्ट एवर सबमरीन दैट वाज बिल्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में बनने वाली ये सबसे पहली सबमरीन है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और अभी ये चर्चा में भी है। क्लियर? इट वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर लाइसेंस बाय द मजगांव डॉक लिमिटेड इन मुंबई, यानी कि इसको बनाया कहाँ गया था? तो ये मजगांव डॉक में बनी थी। एंड ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है, महाराष्ट्र में। एंड इट वॉज कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी ऑन 7 फरवरी 1992, यानी कि 7 फरवरी 1992 को ये कमीशन हुई थी। जो INS सबमरीन है, हमारी सबमरीन है शाल्की, लेकिन ये शिशुमार क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है एंड बुल्ट इन इंडिया, फर्स्ट भारत में बनने वाली
पहली सबमरीन है, कहाँ पर बनी थी, मजगांव महाराष्ट्र, एंड कमीशन कब हुई थी, 1992 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, तो आपको बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर यहाँ पे पढ़ना है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर है कोलंबो, कोलंबो श्रीलंका के वेस्टर्न साइड में है, ठीक है। ये है हम्बनटोटा, मेजर पोर्ट है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आप देखेंगे पाक स्टेट है, गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पर, ठीक है। ये है एडम्स ब्रेथ, ठीक है। चलिए जी आगे देख लेते हैं, मेजर पोर्ट्स ऑफ श्रीलंका हैं आप, ये आपका काम आ सकता है ज्योग्राफी में। एक और चीज़, यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट अबाउट आईएनएस शाल्की। आईएनएस शाल्की से रिलेटेड जो हमारा सवाल है वो है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है शाल्की के बारे में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ शिशुमार क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, बिल्कुल सही है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर लाइसेंस बाय मजगांव डॉक लिमिटेड इन मुंबई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड थर्ड है, इट इज ऑल्सो द फर्स्ट एवर सबमरीन दैट वॉज बिल्ट इन इंडिया, बिल्कुल सही। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। सो आंसर कौन सा होगा हमारा, डी, ऑल आर करेक्ट, राइट। आंसर है हमारा डी। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट आज का न्यूज़ है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जेनेटिक स्क्रीनिंग के बारे में। और ये जो टॉपिक है इसका सोर्स है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ जो न्यूज़पेपर है वो इसका सोर्स है, देख लेते हैं। एक और चीज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ये बायोटेक से रिलेटेड आपका न्यूज है, ठीक है। बायोटेक, बायोटेक से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। सो देखते हैं, ओलंपिक्स स्पेशल यहाँ पर है, रिलेट करता है जेनेटिक्स एट प्ले, क्या है, एथलीट्स वर्ल्ड वाइड टर्न टू जेनेटिक स्क्रीनिंग, यानी कि जो एथलीट्स हैं वर्ल्ड वाइड वो टर्न हो रहे हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग के लिए फॉर इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस, एक्सपर्ट्स थ्रू कॉशन अगेंस्ट ओवर रिलायंस ऑन दिस इमर्जिंग साइंस। जेनेटिक स्क्रीनिंग एक इमर्जिंग साइंस है और वर्ल्ड वाइड जो एथलीट्स हैं वो इसको कराने के लिए टर्न हो रहे हैं, इसको करा रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। क्या है जेनेटिक स्क्रीनिंग, देखते हैं उसके बारे में। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप नोट्स बनाएंगे इस क्लास को देख के, यहाँ पर स्पेसिफिकली मैंने डाला हुआ है, एंड मैं ये भी बता दूंगी कि कौन सा यहाँ पर आपका बायोटेक से रिलेटेड है, कौन सा जो टॉपिक है आपका किस टॉपिक से रिलेटेड, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों जगह पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप उसको पहचान पाओगे कि इसको आप सवाल को, टॉपिक को या किसी न्यूज़ को आप किस अपने सिलेबस के अंतर्गत में रखेंगे टॉपिक के, राइट। देख लेते हैं आफ्टर विनिंग, देखो ये शुरू कहाँ से हुआ, जेनेटिक स्क्रीनिंग जो न्यूज़ में आया है इसके पीछे की थोड़ी सी बैकग्राउंड हम जान लेते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ है, ये जान लेते हैं हम, ठीक है। सो आफ्टर विनिंग 7 गोल्ड मेडल्स इन कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी कि 7 गोल्ड मेडल जीतने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में एक व्यक्ति हैं जो 41 ईयर के हैं एंड ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं, राइट। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है शरत कमल। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड हिज प्रिपरेशन फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स विच बिगेन ऑन जुलाई 26। आपको पता है अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं जो पेरिस में हो रहे हैं, और ये जो ओलंपिक्स हैं 26 जुलाई से शुरू हुए हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं शरत कमल, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 7 गोल्ड मेडल जीते थे, और अभी 2024 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्होंने कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी है जो कि इनके बीच में, इनके रास्ते का बैरियर बने। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। मार्च में क्या हुआ था, इन मार्च ही ऑप्टेड फॉर जेनेटिक स्क्रीनिंग। मार्च में शरत कमल ने जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट अपना कराया, जो कि एक इमर्जिंग साइंस है एंड दैट इज बिकमिंग पॉपुलर अमंग द स्पोर्ट्स पर्सन। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है अब स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में। इसकी वजह क्या है वो भी हम आगे यहाँ पर देखेंगे। चूंकि ये 41 ईयर ओल्ड के हैं, सो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि एज इज़ नॉट ऑन माई साइड, यानी कि मैं 41 ईयर ओल्ड का हूँ, तो मैं जो खेल रहा हूँ अभी, एथलीट हूँ, मुझे एज अलाउ नहीं करती है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा और मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जिससे कि एज से रिलेटेड कोई भी बैरियर मेरे रास्ते में ना आए, राइट। एंड आई डिसाइडेड to eliminate all the elements that could hinder my performance, कमल टेस्ट डाउन टू अर्थ। ये स्टेटमेंट दिया था कमल शरत ने डाउन टू अर्थ को, राइट। देख लेते हैं। सो द टेस्ट इन्फॉर्म्ड हिम, इन्होंने जब ये टेस्ट कराया था तो इनको पता चला कि हिज फूड एलर्जीज, इस टेस्ट के द्वारा जो जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है इसके द्वारा फूड एलर्जीज के बारे में इनको पता चला कि कौन सा खाने से आपको फूड एलर्जी होती है, राइट। एंड द मिनरल्स, वाइटामिन्स हिज बॉडी नीडेड, और उनकी बॉडी को कितने कौन से मिनरल्स और वाइटामिन्स की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको जेनेटिक स्क्रीनिंग के थ्रू पता चली। एंड कमल इज़ नॉट ओनली वन यूज
टू यूज दीज टेस्ट टू बूस्ट परफॉर्मेंस। और ये एक इकलौते एथलीट नहीं है कमल शरथ जिन्होंने कि ये टेस्ट कराया है अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जो ये टेस्ट कराते हैं। इन 2017 में क्या हुआ था, 2017 में BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने भी रिपोर्टेडली इंट्रोड्यूस किया था जेनेटिक टेस्टिंग को, जेनेटिक स्क्रीनिंग को, टू हेल्प इंडियन मेंस क्रिकेट टीम इम्प्रूव्ड स्पीड। यानी कि जो मेंस की क्रिकेट टीम है उनकी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, उनके फैट्स को बर्न करने के लिए, एंडोर्स एंड रिकवरी टाइम के लिए, एंड मसल्स बिल्डिंग के लिए। ताकि ये क्यों हेल्पफुल होता है कि बॉडी को जो नीड होती है वो बॉडी को सप्लाई किया जाता है, राइट। और जिस चीज़ को कट करने की ज़रूरत होती है वो भी यहाँ से पता चल जाता है। आगे देख लेते हैं। सो ये है जेनेटिक स्क्रीनिंग। इसमें हमारे कुछ जीन्स को ऑल्टर किया जाता है, राइट। जेनेटिक स्क्रीनिंग के थ्रू पता लगाया जाता है कि कौन से जीन ऐसे हैं जो कि आगे चल के प्रॉब्लम कर सकते हैं या फिर कोई बैरियर ये ला सकते हैं। आगे देख लेते हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या है, देख लेते हैं। सो इट इज़ अ टूल यूज टू आइडेंटिफाई हु आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ पार्टिकुलर डिसऑर्डर और हु कैरी ए स्पेसिफिक जीन फॉर डिस्कवर। यानी कि जो जेनेटिक स्क्रीनिंग है ये एक टूल है। क्या है ये एक टूल है। और ये क्या आइडेंटिफाई करता है, ये आइडेंटिफाई करता है जो भी एथलीट या फिर एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ पार्टिकुलर डिसऑर्डर, क्या किसी इंडिविजुअल को कोई डिसऑर्डर होने वाला है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर है, या फिर कोई ऐसी जीन कैरी कर रहा है जिससे कि बाद में फ्यूचर में हो सकता है, उस जीन को क्या करता है ये डिटेक्ट करके ऑल्टर किया जाता है जेनेटिक स्क्रीनिंग के माध्यम से। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। ये एक तरीके का जेनेटिक टेस्टिंग है जिसके द्वारा कि जेनेटिक्स का टेस्ट किया जाता है टू यूज आइडेंटिफाई चेंजेस इन इंडिविजुअल्स जेनेटिक मटेरियल। अगर किसी इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आ गया है, कोई म्यूटेशन आ गया है, तो उसको ये डिटेक्ट करता है। एंड सच आर देयर क्रोमोसोम्स, मान लो क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम हुआ है, जीन्स में और द प्रोटीन्स में, उसी को यहाँ पर ऑल्टर किया जाता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कैरीज इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस ट्रेट्स लाइक वंस हेयर, आइज कलर्स कैन बी पास डाउन फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है आपको पता है वो पेरेंट के द्वारा बच्चों को ट्रांसफ़र किया जाता है, और हमारे जेनेटिक कलर जो मटेरियल होता है उसी के द्वारा हमारे फिजिकल ट्रेट्स आइडेंटिफाई यानी कि डिटरमिन किए जाते हैं कि किसी के बालों का कलर कैसा होगा, आँखों का कलर कैसा होगा, है ना। बाकी ये सारी चीज़ें जेनेटिक मटेरियल के द्वारा ही यहाँ पर डिटरमिन की जाती हैं। सो जेनेटिक स्क्रीनिंग सीक्स टू आइडेंटिफाई ऑल्टर्ड जीन इन इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एनी रिस्क। यानी कि जेनेटिक स्क्रीनिंग के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है ऑल्टर्ड जीन को किसी भी इंडिविजुअल में, अगर कोई ऐसा जीन कैरी कर रहा है जिसके द्वारा कि कोई डिसऑर्डर हो सकता है आगे चल के, या फिर अर्ली ट्रीटमेंट भी ये ऑप्ट कर सकते हैं इस टेस्टिंग के द्वारा, राइट। आगे देख लेते हैं जेनेटिक टेस्टिंग इन स्पोर्ट्स। सो genetic test initially used in detecting disease or the predispositions enter the sporting world in the late 1990। ये बात है 1990 की। सो लेट 1990s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जेनेटिक टेस्टिंग को। किसके लिए? अगर किसी बीमारी है किसी को, उसको डिटेक्ट करने के लिए या फिर प्री डिपोजिशंस के लिए। बट साइंटिस्ट बिगेन टू गैदर एविडेंस दैट जीन इन्फ्लुएंस वेरियस एस्पेक्ट एंड एथलीट्स परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग एंडोर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड द साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। बाद में ऐसा पता चला, वैज्ञानिकों ने इसके एविडेंस कलेक्ट किए कि जो जेनेटिक्स हमारे होते हैं वो जीन जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कई तरीके से एक एथलीट की परफॉर्मेंस को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसके जो उसके साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं उनको करते हैं, राइट। एंड साइंटिस्ट स्टडी जेनेटिक वेरिएंट्स। वैज्ञानिकों ने जब जेनेटिक वेरिएंट्स के बारे में स्टडी किया एंड विच आर डिफरेंट दैट अराइजन फ्रॉम द म्यूटेशन इन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसिंग एंड जो कि अलग होते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग से, स्पेशली जब जीन म्यूटेशन होता है। सो द म्यूटेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द यूनिक एथलीट कैरेक्टरिस्टिक्स। कई बार क्या होता है जो जीन म्यूटेशन हो जाता है, डीएनए उत्परिवर्तन हो जाता है हमारा, उसकी वजह से भी किसी एथलीट्स की बहुत सारी विशेषताएं उसमें बढ़ सकती हैं, अच्छी आ सकती हैं, और बहुत सारी वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है। एक और चीज़ ये है डीएनए सीक्वेंसिंग, बायोटेक का टॉपिक है। देखो यहाँ से भी सवाल आपके पीछे पूछे गए हैं, राइट। सो ये चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी है। आगे जान लेते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स क्या होता है अभी हमने पढ़ा पीछे
पीछे। सो अ क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। जो कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन से एसोसिएटेड होते हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स? ये पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। तो बहुत बार एग्जाम में आता है, स्टेटमेंट में आ सकता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जो कि यूकैरियोट सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, प्रोटीन से एसोसिएटेड होते हैं। अगर हम फुल फॉर्म की इसकी बात करते हैं, और ये जो बने होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। And chromosomes are essential components of living organism, and they play a central role in storage and the transmission of genetic material from one generation to other। यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बहुत ही आवश्यक कंपोनेंट होता है एक जीवित जीव का, ठीक है, जो कि बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है हमारी जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने में और उसको ट्रांसफर करने में। क्लियर? डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है? सो डीएनए सीक्वेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उस प्रोसेस को डिटरमाइन करता है डीएनए सीक्वेंसिंग, राइट। जो डीएनए होता है मेड अप ऑफ 4 केमिकल, 4 केमिकल से बना होता है डीएनए। वो कौन से होते हैं? जिनको कि बेस कहा जाता है। और ये केमिकल कौन से होते हैं? एक होता है एडेनिन, और दूसरा होता है ग्वानिन, तीसरा होता है साइटोसिन एंड थाइमिन, जिसको ए, जी, सी और टी भी बोला जाता है। ये ग्रुप है 4 बेस, इससे बना होता है आपका डीएनए। एंड इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ दीज बेसिस। डीएनए सीक्वेंसिंग में क्या होता है? ये जो बेस होते हैं इनकी सीक्वेंसिंग को डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, विच इनकोड्स द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दैट सेल्स यूज द डेवलप एंड ऑपरेट्स। जो कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जिससे कि कोशिका बनती है और नियंत्रित होती है उसको इनकोड करता है। इट इज ब्लूप्रिंट दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि किसी भी जीवित जीव, यानी कि एक जीव का ये ब्लूप्रिंट होता है हमारा जो डीएनए होता है, राइट। सो हमारा जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एंड हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं। अगेन विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। क्या देखना है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अभी से सीखनी पड़ेंगी ताकि अभी आपके पास समय है और जो भी ह्यूमन एरर्स, जो भी छोटी छोटी कमियाँ होती हैं वो हमारी दूर हो जाएं। एग्जामिनेशन हॉल में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हमको फेस ना करनी पड़े। क्लियर? सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? It is a type of genetic testing and used to identify changes in individuals' genetic material such as their chromosomes, genes और protein, right? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में या जेनेटिक स्क्रीनिंग के बारे में, राइट? जेनेटिक स्क्रीनिंग। सेकंड स्टेटमेंट है a chromosomes is a thread-like structure made up of DNA, deoxyribonucleic acid and associated proteins found in the nucleus of eukaryotic cells। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा सेकंड। एंड थर्ड है डीएनए सीक्वेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारा होता है। सो हमारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। आंसर होगा हमारा डी। आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा डी। चलिए ओके, इसी से रिलेटेड 2022 यानी कि 2022 में एक सवाल पूछा गया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में, और वो सवाल क्या था देख लेते हैं। ये सवाल था डीएनए बारकोडिंग से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी का ये सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डीएनए बारकोडिंग कैन बी ए टूल टू। जो डीएनए बारकोडिंग होता है वो टूल हो सकता है। किस चीज़ के लिए ये टूल हो सकता है जान लेते हैं। एक्सेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल। क्या ये पौधे और जानवरों की एज को असेस करता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। डीएनए बारकोडिंग ये नहीं होता है। एंड सेकंड क्या है? डिसइंटिग्विश अमंग स्पेसिफिक दैट लुक अलाइक। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है? आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन द प्रोसेस्ड फूड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है डीएनए बारकोडिंग। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? सेकंड एंड थर्ड आंसर है हमारा डी। बिल्कुल। सो हमारा जो नेक्स्ट आज की न्यूज़ है, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, अगेन डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जान लेते हैं। हमारा जो इसका सोर्स है वो है इंडिया टुडे। क्या है न्यूज़? एयरफोर्स अप्रूव्स प्रोडक्शन ऑफ 200 अस्त्र मिसाइल। यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने
200 अस्त्र मिसाइल के प्रोडक्शन को मंजूरी दे दी है। ये हमारी न्यूज़ है, देख लेते हैं। द क्लियरेंस वाज गिवन टू द डीआरडीओ, और ये क्लियरेंस किसको दी है? डीआरडीओ को। एंड पब्लिक सेक्टर एक पीएसयू है जो है बीडीएल, राइट, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ड्यूरिंग अ रिसेंट विजिटेड इंडियन एयरफोर्स डिप्टी चीफ मार्शल। इंडियन एयरफोर्स के जो डिप्टी चीफ मार्शल है वो कौन है? आशुतोष दीक्षित हैं, मार्शल आशुतोष दीक्षित। एंड ये इन्होंने विजिट किया था कहाँ पर? हैदराबाद में। और वहीं पर इंडियन एयरफोर्स ने डीआरडीओ को ये क्लियरेंस दिया था 200 अस्त्र मिसाइल बनाने के लिए। देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट इसका। सो इंडियन एयरफोर्स हैज़ गिवन क्लियरेंस टू डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड टू प्रोड्यूस 200 अस्त्र मिसाइल। और ये जो अस्त्र मिसाइल है 200, ये कैसी मिसाइल है? ये हैं एयर टू एयर, ये एयर टू एयर मिसाइल हैं फॉर इट्स सू यानी कि सुखोई 30 एंड एलसीए तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए मिसाइल हैं अस्त्र, राइट। 200 अस्त्र मिसाइल का प्रोडक्शन के लिए यहाँ से क्लियरेंस मिल गया है। जान लेते हैं अस्त्र मिसाइल के बारे में। सो इट इज़ अ बियॉन्ड विजुअल रेंज, बीवीआर इसको बोला जाता है। एयर टू एयर मिसाइल है, डिजाइन टू बी माउंटेड ऑन फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि आपका सुखोई 30 है उस पर इसको किया जाता है, यूज किया जाता है उसके द्वारा। एंड इट इज इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, यानी कि स्वदेशी रूप से डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। और मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड डीआरडीओ प्लस भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने साथ में मिलकर के इसको डेवलप किया है स्वदेशी रूप से इंडियन एयरफोर्स के लिए, राइट। दूसरी चीज, इट इज बेस्ड ऑन एडवांस्ड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन्स टेक्नोलॉजी। इसमें ये जो अस्त्र मिसाइल है इसमें जो इंजन है वो रैमजेट टेक्नोलॉजी का इंजन है एंड सॉलिड फ्यूल डक्टेड यहाँ पर इंजन है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं। द मिसाइल वॉज बुल्ड टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉयड एरियल टारगेट्स। ये जो मिसाइल है अस्त्र, ये एरियल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी है एंड विच हैव अ हाई मैग्नी एंड द सुपरसोनिक स्पीड। इसकी जो स्पीड है वो कौन सी है? सुपरसोनिक स्पीड इसकी है। तो ये भी बहुत बार ये पूछा जाता है स्पीड के बारे में। सो इसकी स्पीड है सुपरसोनिक, राइट। दूसरी चीज, the missile is capable of advanced air combat and with allow it to engage in the multiple high performance target। एक साथ ये multiple targets को, aerial targets को या destroy कर सकती है, उसके लिए ये capable है। दूसरी चीज़, it is the best in its class of weapon system in the world in the category of air to air missile। ये जो अस्त्र मिसाइल है air to air मिसाइल है और ये विश्व में अपनी श्रेणी की सर्वोत्तम मिसाइलों में से एक है, ठीक है। सो आगे देख लेते हैं डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ इज एन एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। बहुत बार इस तरीके के स्टेटमेंट, मान लो आधा स्टेटमेंट दूसरा और आधे में दूसरा स्टेटमेंट दे देता है। बहुत कॉम्प्लेक्स करके स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। यूपीएससी है ना, हल्के में लेना नहीं है, तैयारी अच्छे से करनी है। ये भी नहीं कि बहुत टफ है और ये भी नहीं कि एकदम से बहुत ईजी है और बस ऐसे हो जाएगा। क्लियर? यूपीएससी उतना ही सिंसियर और सीरियस आपको होना पड़ेगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, पूरे वर्ष के दौरान, जब तक आपका प्रीलिम्स क्रैक ना हो जाए और आप मेंस में एंटर ना कर जाओ, राइट। देख लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ वाज फॉर्म्ड इन 1958 एंड बाय अमलगमेटिंग डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन एंड द फ्यू टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यानी इसके साथ और भी कुछ टेक्निकल डेवलपमेंट्स हुए हैं। डीआरडीओ इज इंडियाज लार्जेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत का सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरी engaged in developing defense technology covering various fields like aeronautics and armaments, electronics एंड यहाँ पर है लेड कॉम्बैट एंड द इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, मटेरियल, मिसाइल एंड द नेवल सिस्टम। सो कम ये यहाँ पर अलग अलग फील्ड में रिसर्च करता है, काम करता है। आगे देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अस्त्र मिसाइल MK1, यानी कि अस्त्र MK1 के बारे में जानते हैं। सो 3 स्टेटमेंट हमारे सामने हैं। करना क्या है? हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही, कितने स्टेटमेंट सही, कौन सा नहीं, कितने। इस तरीके का एक नया ट्रेंड यूपीएससी ने चला दिया है ताकि ये आपका ना ब्रेन इस चीज़ के लिए ट्रेन हो जाए। तो हमने जो क्वेश्चन का टाइप रखा है, क्वेश्चन का जो ट्रेंड रखा है, उसी तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है?
अस्त्र इज अ बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVR इसको बोला जाता है, एयर टू एयर मिसाइल है, बिल्कुल सही है। सेकंड है the missile was built to engage and destroyed aerial targets which have higher या and maneuverability and the supersonic speed, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड थर्ड है it is based on an advanced solid fuel ducted ramjet engine technology, इसको FDR भी बोला जाता है, SFDR भी बोला जाता है, solid fuel ducted ramjet engine technology इसमें यूज की गई है। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, हमारा आंसर होगा ऑल थ्री, राइट, सी। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है आज की वो है जायंट रेडियो सोर्स। जायंट रेडियो सोर्स क्या होता है, और इसका जो सोर्स है वो है इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस से हमने ये अपना न्यूज़ यहाँ पर लिया है, देख लेते हैं इसके बारे में। सो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर्स 34 न्यू जायंट रेडियो सोर्सेस, यानी कि जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं, भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स ने 34 नए बड़े जायंट रेडियो सोर्सेस की खोज की है। जान लेते हैं इसके बारे में कि ये है क्या। सो फ्रॉम 2010 to 12 एक सर्वे हुआ था, वॉज परफॉर्म्ड यूजिंग द GMRT को यूज किया गया था इसमें, टू मैप द रेडियो स्काई टू 150 मेगाहर्ट्ज एंड नोन एज द TIRF। GMRT बाय स्काई सर्वे, इसके द्वारा ये स्काई सर्वे हुआ था जिसमें कि 90% ऑफ द स्काई को कवर किया गया था, राइट। सो उसी से रिलेटेड ये न्यूज है। 34 न्यू जायंट रेडियो सोर्सेज को यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है। जान लेते हैं जायंट रेडियो सोर्सेज के बारे में, ये क्या है। दूसरी चीज़, ये आपका जो सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस है, यहाँ पर ये आपका जायंट रेडियो सोर्सेज। कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिसेंटली अ टीम लीड बाय इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स, यानी कि इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने ये रिपोर्ट किया है, डिस्कवर किया है 34 न्यू जायंट्स रेडियो सोर्सेज को, जिनको GRSS भी बोला जाता है, यूजिंग द जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप, GMRT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है GMRT। क्लियर, देख लेते हैं आगे। अभी पहले जान लेते हैं अबाउट जायंट रेडियो सोर्सेज। जायंट रेडियो सोर्सेज क्या होते हैं। सो जायंट रेडियो सोर्सेज आर अमंग द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको जायंट रेडियो सोर्स बोला जाता है। दूसरी बात, दीज आर पावर्ड बाय द सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, यानी कि जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं उनके द्वारा इनको पावर मिलती है जायंट रेडियो सोर्सेज को, एंड विद अ मास रेंजिंग फ्रॉम 10 मिलियन टू 1 बिलियन टाइम्स दैट ऑफ द सन। और इनका जो द्रव्यमान है, इनका जो मास है, वो सन के मास से, सन के द्रव्यमान से 10 मिलियन, 10 मिलियन से लेकर के 1 बिलियन तक ज़्यादा है, राइट। एंड दीज सुपर ब्लैक होल्स रिलीज द जेट्स ऑफ हॉट प्लाज्मा। ये जो सुपर होल्स हैं ये हॉट गर्म प्लाज्मा के जेट्स रिलीज करते हैं एंड प्रोड्यूस द मैसिव लोब्स ऑफ द रेडियो एमिशंस, और रेडियो एमिशंस के बड़े बड़े मैसिव लोब्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, एंड स्पैनिंग मच ग्रेटर डिस्टेंस देन द विजिबल साइज ऑफ द गैलेक्सी। और गैलेक्सी का जो विजिबल साइज है उससे कहीं ज़्यादा विजुअल साइज को ये स्पैन करते हैं, राइट। Astronomers believed that GRS giant radio sources represents the final stage of radio galaxy, कि ये रेडियो गैलेक्सी के फाइनल स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। एवोल्यूशन ड्यू टू देयर एनोमरस साइज, अपने एनोमरस साइज के द्वारा जो रेडियो गैलेक्सीज का एवोल्यूशन हो रहा है उसके फाइनल स्टेज को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो जाइंट रेडियो सोर्सेस होते हैं, और ये मानना है एस्ट्रोनॉमर्स का। क्लियर, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। द स्टडी ऑफ जाइंट रेडियो गैलेक्सीज help scientists to comprehend the relationship existing between the black hole activity and evolution of radio galaxies। जो giant radio sources है इसका significance ये है कि ये astronomers को ये समझने में मदद करता है, galaxies help scientists to comprehend the relationship between, यानी कि black hole activities और radio galaxies का जो evolution हो रहा है उनके बीच का जो relation है, जो अंतर्निहित क्रियाएं हैं उनको समझने में ये मदद करते हैं जो जाइंट रेडियो सोर्सेज होते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड मोर अबाउट डिस्ट्रीब्यूशंस एंड बिहेवियर ऑफ मैटर इन द कॉस्मोस। दूसरी चीज़, यूनिवर्स में, कॉस्मोस में जो मैटर होता है, मैटर का बिहेवियर और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी समझने में ये हेल्प करता है। आगे हम जान लेते हैं जाइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप के बारे में, GMRT के बारे में कि GMRT क्या होता है। सो GMRT क्या है, ये है आपका जाइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप।
GMRT इज अ लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप, ये बहुत ध्यान में रखना है, ये एक लो फ्रीक्वेंसी आपका टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है, दैट हेल्प्स इन्वेस्टिगेट वेरियस रेडियो एंड एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम्स, जो कि अलग अलग प्रकार की रेडियो एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने में मदद करता है, एंड रेंजिंग नियर बाय सोलर सिस्टम टू द एज ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उससे लेकर के जो भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसके अंतर्गत जितने भी अलग अलग प्रकार के रेडियो एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने में, उनको इन्वेस्टिगेट करने में ये जो GMRT है, जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप है, ये मदद करता है। ये एक रेडियो टेलीस्कोप है और कैसा, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर मान लो कभी आ जाता है एग्जाम में कि क्या ये हाई फ्रीक्वेंसी आपका टेलीस्कोप है, सो नो, हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये एक लो फ्रीक्वेंसी टेलीस्कोप है। क्लियर। इसका जो हमारा सवाल है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इनमें से देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही है, देख लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है जाइंट रेडियो सोर्सेज आर अमंग द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, बिल्कुल सही बात है, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है GMRT इज अ लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप दैट हेल्प इन्वेस्टिगेट वेरियस रेडियो एस्ट्रोफिजिकल प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम नियर बाय सोलर सिस्टम टू एज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं ये। सो आंसर हमारे यहाँ पर होगा सी। कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा हमारे यहाँ पर सी। क्लियर, आंसर है सी, देख लेते हैं। सो अभी हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड, एंड यहाँ पर हमारी जो न्यूज है वो है इंडियाज फर्स्ट मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति टू बिगिन टुडे, ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। आपको पता है चूंकि ये लास्ट वीक की हमारी न्यूज है और 6 अगस्त से ये शुरू हो गई जो एक्सरसाइज है तरंग शक्ति, राइट। जान लेते हैं इसके बारे में। Air forces comes from US, Germany, France, several other countries will take part in Tarang Shakti, and the largest multilateral exercise है in India that will showcase in the country's defense power। और इसका जो हमारा सोर्स है वो लाइव मिंट है। जान लेते हैं तरंग शक्ति के बारे में। सो तरंग शक्ति जो एक्सरसाइज है आपको पता है इंडिया इसको होस्ट कर रहा है हमारे लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज है, इसको नाम दिया है तरंग शक्ति, और ये 2 फेजेज में होगी। कितने, 2 फेजेज में ये आपकी होगी एक्सरसाइज। एक होगा यहाँ पर तमिलनाडु में और दूसरा कहाँ पर होगा, राजस्थान के जोधपुर में, और तमिलनाडु के सोलूर में ये यहाँ पर कंडक्ट करा जाएगा, राइट। और जो कि शुरू हो चुका है 6 अगस्त से। अबाउट एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है तरंग शक्ति। सो इट विल बी लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज है एवर कंडक्टेड इन इंडिया। अभी तक जितनी भी एयर एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट की गई हैं उनमें सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, विद द इन्विटेशन एक्सटेंडेड टू 51 कंट्रीज। 51 देशों को इन्वाइट किया गया है यहाँ पर। एंड दिस एक्सरसाइज एम्स, इसका उद्देश्य क्या है, टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद आर फ्रेंड्स फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। जो भी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं, जो जिनके साथ भारत के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, उनको यहाँ पर करा गया है। एंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, द प्लान इज टू इन्वाइट फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज विद द होम एंड IAF इंटरेक्ट्स रेगुलरली एंड हैज द सर्टेन डिग्री ऑफ द इंटरपोरेबिलिटी, राइट। आगे देख लेते हैं। सो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इसमें कौन से हैं, 51 countries were invited to take part in the exercise and nearly 30 of them will be taking part in the phase 1। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे जो phase 1 है वहाँ पर लगभग 30 देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। एंड ऑफ एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड सोलूर, यहाँ पर कहाँ पर, तमिलनाडु में। 6 अगस्त से 14 अगस्त तक इसका जो फर्स्ट फेज है वो चलेगा 6 अगस्त टू 14 अगस्त तक, ठीक है, यानी कि 6 to 14, राइट। And 4 countries including France, Germany, Spain and United Kingdom will participate with their assets, right। आगे देख लेते हैं। Phase 2 will be held at Jodhpur in Rajasthan from September 1st to 14। जो राजस्थान में है वो 1 सितंबर से 14 सितंबर तक चलेगा, और जो सेकेंड फेज है और फर्स्ट फेज 6 अगस्त से 14 अगस्त तक अभी शुरू हो चुका है। इट विल सी पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, UAE एंड USA with their assets, right।
देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप क्या होता है। सो इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पैक्ट, यानी कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, ये एक व्यापक अवधारणा है जिसमें कि जो राज्य होते हैं यानी कि राष्ट्र हैव अ रिलेशंस विद वन एंड अनदर, आपस में पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एरियाज यहाँ पर इनके रिलेशंस होते हैं, इनको बोला जाता है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। इसका जो हमारा सवाल है वो है विद रेफरेंस टू एक्सरसाइज तरंग शक्ति कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स हैं। इट विल बी द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एक्सरसाइज एवर कंडक्टेड इन इंडिया, बिल्कुल सही। द एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन 3 phases इन जोधपुर, दोनों स्टेटमेंट हम जो सेकंड है एक्सरसाइज विल बी इन 3 phase, नहीं, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। 2 फेज में होगा, एक होगा शुरू हो चुका है 6 अगस्त से 14 अगस्त तक जो कि सुलूर में तमिलनाडु में हो रहा है। सेकंड फेज हमारा शुरू होगा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। सो सेकंड हमारा जो स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट A1 एक हमारा ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे करंट अफेयर है वो है इकोनॉमिस्ट टाइम, इसका सोर्स है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी लॉन्चेज वन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड वन सब्सक्रिप्शन, ये लॉन्च किया है किसने, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी रे, राइट। सो विद दिस इनिशिएटिव इट नाउ पॉसिबल टू शेयर द सोर्सेज डिजिटली एंड इवॉल्व कलेक्टिवली। जान लेते हैं इसके बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने ये लॉन्च किया है वन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड वन सब्सक्रिप्शन, राइट। एंड ये है क्या कॉन्टेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इसको लॉन्च किया है। इनिशिएटिव यूनाइट्स DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड इसकी 60 सब यूनिट्स हैं, उनको सिंगल अम्ब्रेला प्रोवाइडिंग एक्सेस टू नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स एंड साइंटिफिक जर्नल्स को। एंड ये जो है ODOS विल अलाउ DAE साइंटिस्ट, engineers, students, researchers and access to broader range of knowledge and publish on open access journals, and this initiative aims to make knowledge more accessible and will eventually merge with longer one nation one subscription, right। और ये कहाँ पर लॉन्च किया था, ये टाटा इंस्टीट्यूट में, टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट में करा गया है। इसके की फीचर्स क्या हैं, यूनिफाइंग एक्सेस है, डिजिटल रिसोर्स शेयरिंग है, यानी कि ODOS विल अलाउ DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स units to read and publish research papers and journals from the variety of sources, and the initiative aims to share resources digitally and work collectively across all the units। जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ये यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है दैट इज एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। कब बना था, 3 अगस्त 1954 को बना था। दिस डिपार्टमेंट इज डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड DAE हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, मुंबई में है। डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव इन द चेयरमैन ऑफ AEC and who is the ex officio and executive head of the department, right। so इसी से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पर एक एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड न्यूक्लियर एनर्जी एंड इनहैबिटेट्स टू यूज द मिलिट्री पर्पस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कब बनी थी, 1957, यानी कि एस्टेब्लिश्ड इन 1957 एंड एटम्स ऑफ पीस इसका स्लोगो है। दूसरी चीज विद इन द UN एंड गवर्नड बाय 2 फंडिंग ट्रीटी द स्टेटस ऑफ IEA। एक और चीज इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, UN ऑफिस में है जो कि वियना ऑस्ट्रिया में है। UNGA और UNSC को ये रिपोर्ट करता है एंड 2005 में इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था फॉर इट्स वर्क और सेफ एंड पीसफुल वर्ल्ड के लिए। 178 इसके मेंबर हैं। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इट, राइट। भारत भी इसका एक देश फाउंडिंग मेंबर है। इसका जो क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू वन DAE वन सब्सक्रिप्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी लॉन्च्ड द वन DAE वन सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल सही है फर्स्ट। एंड सेकंड है द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। आंसर होगा हमारा फर्स्ट ए हमारा आंसर है, राइट। 2020 के प्रीलिम्स में एक सवाल आया था IAEA से,
in India, why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguards while other are not? In 2020 में ये सवाल आया है. So देख लेते हैं यहाँ पर कि इसका आंसर क्या है. फर्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है वो है some use uranium and other use thorium, and some use imported uranium, other use domestic supplies, and some are operated by foreign enterprises and other are operated by domestic enterprises, and some are state owned and other are privately owned. So हमारा इसका जो आंसर है वो है बी, राइट. एक और सवाल यहाँ पर पूछा गया था 2018 में इसी से रिलेटेड, यूपीएससी प्रीलिम्स में. वो क्या था? In the Indian context, what is the implications of ratifying to additional protocol with the International Atomic Energy Agency? In 2018 में ये सवाल आपका यहाँ पर पूछा गया था. यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं. The civilian nuclear reactor comes under IAEA safeguards, and the military nuclear installation comes under the inspection of IAEA. Country will have privilege to buy uranium and from the nuclear supplier group NSG, जिसको बोला जाता है. Country automatically becomes a member of NSG. So बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है ये. तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है ए, सिविलियंस न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम्स अंडर IAEA safeguards. बिल्कुल. सो आंसर है हमारा ए. क्लियर. सो आज की क्लास हमारे यहीं पर समाप्त होती है. मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को. ठीक है, वेडनेसडे को 11 से 12 हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे. अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से अपनी क्लास करिए, और ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है. थैंक यू सो मच.